नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे डीएनए और आरएनए। जो हमारी सेल है, कोशिका है, जिसे कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, जिसे सभी लोग जानते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे केंद्रक कहते हैं, नाभिक कहते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाया जाता है, गुणसूत्र जिसे कहते हैं। तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और जिसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उस पर जीन पाया जाता है। बड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे हम लोग जानते जाएंगे। अब देखें कि मुख्य काम जो है जीन का होता है, यानी डीएनए पे जो पाया जाने वाला जीन होता है, जीन के माध्यम से हमारे जो लक्षण है, हमारे शरीर का रंग हो गया, या हमारी जितने भी हम फिजिकल कैरेक्टर या फिजिकल या मेंटल या और जो हमारे शरीर के लक्षण हैं, ये हमारे माता पिता के द्वारा हमारे अंदर आए हैं। हमारे लक्षण जो है हमारे बच्चों में जाएंगे। वो अलग बात है कि कुछ अर्जित लक्षण होते हैं जो हम एक्सरसाइज वगैरह करके या बाहरी वातावरण के माध्यम से जो है अपने अंदर अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जो जीन के द्वारा हमारे जीन पे जिनका इफेक्ट पड़ता है, वह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उन पे चले जाते हैं। जैसे आप हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुने होंगे कि अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा नामक और नागासाकी नामक नगर पे जो बम गिराया था, तो उसका अगर उनके जीन पे पड़ा, तो जब जीन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके होगा नहीं, उनकी संतानें लूंगी लंगड़ी अपंग पैदा होती रही। क्योंकि भाई परमाणु बम गिरा तो वहाँ के लोग घायल वगैरह हो गए। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि जो अब देखें जो कोशिका होती है, ये हमारी सेल है। मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे आर्गन होते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से जो होती है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ऐसे 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 संरचना बना लेती है ना, ऐसे ऐसे संरचना। फिर ये बहुत सारे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, और इस तरीके से बीच में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी संरचना इस तरीके से पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं, जैसे ये संरचना इस तरीके से जो पाई जाएगी, ये संरचना यानी क्रोमोसोम्स जो है जोड़े में होते हैं, किसमें? पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स, अच्छा हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, जिन्हें कहते हैं 23 पेयर। ठीक, 23 पेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो है होमोजाइगस होते हैं। क्या होते हैं? होमोजाइगस होते हैं। और 1 पेयर जो क्रोमोसोम्स होता है, 1 पेयर क्रोमोसोम हेट्रोजाइगस होता है, जाइगस। तो ये 1 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे मेल जो होता है, यानी ये मेल का संकेत है, ये मेल का संकेत है। इसमें कौन होते हैं? यक्स और वाई होते हैं। और फीमेल में का संकेत जो होता है, फीमेल का जो संकेत होता है, उसमें यक्स और यक्स होते हैं। इसे तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से अब देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका काम होता है ऊर्जा उत्पन्न करना। हमारे शरीर के लिए काम करते हैं, या कुछ भी दौड़ते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाने का काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, ऑक्सीजन जाती क्रेब्स साइकिल के द्वारा जो है यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? वो शरीर को एक तरीके से कंकाल सिस्टम का काम करती है। फिर राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में उसकी भूमिका होती है। लाइसोसोम जो है डाइजेशन करता है, जितने भी नष्ट हुए पदार्थ होते हैं उनको जो है वो एक तरीके से लाइसोसोम खा जाता है, यानी डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो केंद्रक में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये डीएनए। अब जैसे यहाँ से इस पर जो ये सारी संरचना ऐसे ऐसे संरचना होगी। अब इस तरह से संरचना जो होती है, अब तो ये क्या होता है? डीएन ये पाया जाता है, जिसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसकी संरचना इस टाइप की हो जाती है, डबल हेलिकल। इस टाइप की संरचना हो जाती है, डबल हेलिकल। जिसे किसने देखा था? 1953 में
किसने देखा था? वाटसन एंड क्रिक ने देखा था। वाटसन एंड क्रिक ने देखा था, जिसे 1962 में नोबल पुरस्कार भी मिला। नोबल पुरस्कार भी मिला। तो इसे आप लोग जानेंगे, और ये इसीलिए इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा एक तरीके से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसे डीएनए आपका है, ये डीएनए है। तो डीएनए में कौन कौन से पदार्थ को मिला करके डीएनए बनता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसको जब हम दो भागों में बांटते हैं तो यहाँ आपका हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, और ये हो जाता है फास्फेट। अब इसे आप दो भागों में बांट देते हैं, ये हो जाता है डीऑक्सीराइबो शुगर, यानी मतलब शुगर इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? शुगर। और इसको कह देते हैं नाइट्रोजनस बेस। अब इसमें देखिए नाइट्रोजनस बेस में भी दो प्रकार के जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरामिडीन। ठीक है। अब प्यूरीन में क्या होता है? एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। इसको एडेनिन और ग्वानिन, और इसमें होता है आपका थाइमिन और साइटोसिन। ये थाइमिन और साइटोसिन, ये देखेंगे। तो इसे आप याद रखेंगे कि अच्छा डीएनए में ये इतने पार्ट होते हैं। अब देखेंगे आप, अगर यहीं पे अगर हम थोड़ा सा आरएनए के बारे में जानना चाहें तो आरएनए में क्या क्या होता है। आरएनए में जो है यहीं पे ये सारी संरचना तो सेम ही होती है, लेकिन आरएनए में जो है वो क्या होता है कि आरएनए में यहीं पे ये जो आपका ये थाइमिन होता है, थाइमिन के स्थान पे क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। यही अंतर होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन आता है कि भैया जो डीएनए और क्या अंतर है, तो जो ये पिरामिडीन की संरचना होती है थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल हो जाता है यहाँ पे। और डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से ये संरचना होती है डीएनए की संरचना इस तरीके से होती है। अब यहाँ आप देखेंगे जैसे इस तरीके से ये जुड़ा हुआ संरचना होती है। तो यहाँ डीएनए में जैसे ये एडेनिन है तो ग्वानिन है, और तो ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है, फिर एडेनिन है, फिर साइटोसिन है, या ये थाइमिन है, साइटोसिन है, ये थाइमिन है, फिर यहाँ पे ग्वानिन और एडेनिन। तो यहाँ हो जाएगा ग्वानिन से साइटोसिन और एडेनिन से थाइमिन। यहाँ इस तरीके से संरचना जुड़ी होती है। तो यहाँ पे अच्छा, अब ये तो डीएनए का मॉडल हो गया, जिसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। और आरएनए की संरचना इस टाइप की केवल होगी, इस टाइप की, और उसमें ऐसे ऐसे जुड़ा होगा। ये डबल बॉन्ड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ देखेंगे, अच्छा यहाँ पे जो डीएनए का मुख्य काम क्या होता है? डीएनए पाया जाता है आपके क्रोमोसोम्स पे, और उसका मुख्य काम होता है कि संतानों के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाने का काम करता है। और डीएनए के द्वारा जो है क्राइम की जाँच, बालों का रंग, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लक्षण होते हैं उनको जानने का काम करता है। और ये आप देखेंगे कि जो आरएनए होता है, मुख्य रूप से आरएनए क्या करता है? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम। प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे आप देखेंगे आरएनए, ये आरएनए है, इसको हम बांट देते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होगा यम, स्मॉल यम आरएनए। दूसरा हो गया
ये स्मॉल टी रहेगा, स्मॉल टी RNA, ठीक। दूसरा हो जाएगा राइबोसोमल RNA। तो होता क्या है कि इसका जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जैसे आप बैलेंस डाइट में पढ़े होंगे कि हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से बहुत ही ज़रूरी हैं। जो भी हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी मीट मछली पानी, यानी जितने भी हम फल वगैरह खाते हैं, तो इसमें हमको मिलता क्या है कि ये संतुलित आहार के लिए हमारे चीज़ लिए जो है यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर्स, ये जो है ये सब हमको बहुत ज़रूरी चाहिए। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम है, ये एनर्जी हमको देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है हमको फैट से मिलती है। किससे मिलती है? फैट से मिलती है। और सबसे ज़्यादा मुख्य क्या होता है, बच्चों की वृद्धि के विकास के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। इसीलिए बच्चों को क्योंकि उनकी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ना है, उनको बड़ा होना है। हम लोगों का तो मान लीजिए अब वो लंबाई बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी सेल डिवीजन वगैरह होगा तो एनर्जी चाहिए ही। विकास सेल जन बनेगी तो टूटती रहती है, बनती रहती है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जो इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो होता क्या है कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए जो है जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो 20 प्रकार की अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए। अच्छा, 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड जो है क्या होती है, जो हमारे शरीर में रहती है, यानी बॉडी में प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जिसको कहते हैं नॉन एसेंशियल। क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल का मतलब कि अनावश्यक। वही जो हमारे शरीर में है, देखें, इसको कहेंगे अनावश्यक। इसका जो हमारे पास है वो अनावश्यक है, उसका कोई वो नहीं। जो हमारे पास नहीं वो आवश्यक है। तो जो अब 10 प्रकार के अमीनो एसिड जो होती है, 10 प्रकार की अमीनो एसिड जो होती है, ये एसेंशियल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, जो किसे मिलती है? फाउंड फ्रॉम फूड से। किससे मिलती है? फूड से, भोजन से मिलती है। उनसे भोजन से मिलती है। ये इसको एसेंशियल कहा गया। क्या कहा गया? एसेंशियल, मतलब एसेंशियल कहा गया। ये आवश्यक होती है, ठीक है, ये आवश्यक होती है। इसे आप देखेंगे कि कितना मतलब एक तरीके से जो है वो अनावश्यक है। जो नहीं कहते दूर के ढोल सुहावना लगे, जो अपने पास है तो वही कहते हैं कि अरे वो तो है ही है, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। तो यहाँ भी यही रूल है कि जो हमारे पास है वो नॉन एसेंशियल है, हमारे शरीर उसको स्वयं बनाती है, उसको नॉन एसेंशियल कहा गया। जो हमारे पास नहीं है वो आवश्यक है। तो ये इसको मिलती कहाँ है? ये हमको भोजन से मिलती है। तो होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के समय जो है, जब भोजन शरीर में आता है, जब पचता है, डाइजेशन होगा ही, छोटी आंत में डाइजेशन होगा, तो उसमें होता क्या है कि ये मैसेंजर आरएनए जो है, आरएनए सूचना देता है। कोशिका में आरएनए होता है, साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा आरएनए होता है। तो उसमें होता है कि ये सूचना देता है कि वो अमीनो एसिड आ गया, और उसके बाद ये सूचना देगा किसको? ट्रांसफ़र आरएनए को, कि भैया मैं जो है बता रहा हूँ कि ये अमीनो एसिड को पकड़ो। 10 अमीनो एसिड पकड़ोगे, 10 पहले से हमारे शरीर में मौजूद है, 10 को हम लोग पकड़ लेंगे तो एक प्रोटीन बन जाएगी। तो वो क्या करता है? ये सूचना देने का काम करता है। देखिए, तीनों लोगों को नेचर ने क्या बना दिया कि कितना कॉम्प्लिकेटेड नेचर ने बना दिया है कि जैसे इस तरीके से सबका अलग अलग काम है, कि घर में ही है या किसी ऑफिस में ही चौकीदार का काम अलग है, प्यून का काम अलग है, जो अधिकारी का काम अलग है, कलर का काम अलग है। तो यहाँ पर भी वही संरचना देखेंगे। ये सूचना देता है और सूचना दे करके ले नहीं जाता है, उसको
इसको ले जाने का काम कौन करता है? ट्रांसफ़र करता है। ये इसको ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? राइबोसोमल आर पे, राइबोसोमल यानी राइबोसोम पे ले जाता है और वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी होने लगती है। प्रोटीन सिंथेसिस का चैप्टर आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनती है। भाई प्रोटीन में अमोनिया गैस होती है नहीं, NH3 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है। कहीं आप देखेंगे, अगर आप इंटर वगैरह में साइंस लिए होंगे तो वहाँ देखते हैं कि अमोनिया, जहाँ प्रयोगशाला में, केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में अमोनिया का एक बहुत बड़ा बाहर ऐसे बनाया रहता है जो बॉक्स टाइप, गोला गोला डिब्बी टाइप, तो वहाँ से अमोनिया गैस बड़ी बदबूदार गैस निकलती है, जैसे एक तरीके से गंदी लैट्रिन की बदबू की तरह, जो वो लगेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ गंदगी है, तो अमोनिया गैस बहुत बदबूदार गैस होती। तो अभी गैस वगैरह भी निकलती है जिनका खाना नहीं पचता है तो उनकी भी बदबूदार वगैरह गैसें निकलती है। यही रीज़न होता है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, भाई भोजन नहीं पड़ता तो वो टूटता है। अब वही रीज़न आप देखेंगे कि जैसे कोई पशु मर गया या कोई इंसान हो गया या कोई सड़ा गला पदार्थ है, जब वो टूटता है तो उसके अंदर भी अमोनिया गैस निकलती है। नाइट्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो जब बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से वो अमोनिया गैस निकलती है, तो वो हमको क्या करती है? वो बदबू करती है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यहीं इतना ही। तो ये क्या करता है? सूचना देने का काम करता है। किसका काम करता है? सूचना देता है। और ये क्या करता है? ले जाने का काम करता है। परिवहन जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे? परिवहन का काम करता है। इसका काम होता है निर्माण करता है, निर्माण, ये निर्माण का काम करता है। इतना हम लोग जान जाएंगे। तो ये जो है RNA का काम हो गया। अच्छा, इतना थोड़ा सा और हम जान लेंगे कि भाई ये जो DNA कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से DNA आप देखेंगे तो DNA मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहला तो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट, जिसको प्लांट में ना, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है। ये आपका कौन सा? DNA, जिसमें मुख्य रूप से, सबसे मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, नहीं, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और फिर आपका RNA कहाँ पाया जाता है? ये को हम लोग देखेंगे कहाँ पाया जाता है। RNA कहाँ पाया जाता है? RNA तो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, जिसे कहेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य कहेंगे। और फिर कहाँ पाया जाता है? यह भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ये भी न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मेन रूप से क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप देखेंगे, जो अभी देखिए जितने वायरस हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, जितने भी छोटे छोटे जीवाणु विषाणु के रोग हैं, उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिकल पार्ट होता है वो RNA होता है। इसमें होता है कि RNA जो होता है उसका फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ होता है। RNA का, ये RNA का जो फॉर्मेशन होता है बहुत तेज़ी के साथ होता है। जैसे वायरस हो गया तो RT-PC का जो टेस्ट होता है, इसी वायरस का क्या होता है? ये वायरस है, इसका एक पार्ट टूटा, जैसे इतना बड़ा वायरस है, इतने टूटते गए तो पता चला कि फटाफट इतने वायरस बनते जाते हैं। तो उसका जो है, जिसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि उसके लिए जो है मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके जितने भी टूटेंगे, जैसे एक तरीके से नाइट्रोजन या न्यूट्रॉन विस्फोट होता है नहीं, तो उस तरीके से भी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो, अभी देखिए हवा में आप सांस ले रहे हैं, आपके अगल बगल कोई है, आप जैसे आपको जुकाम हुआ है, आपको चेचक है, या इस तरीके से जितने भी वायरस बीमारियां होती हैं समाज में, या अब तो बहुत सारा कंट्रोल हो गया है ना, तो दवाओं के माध्यम से, टीका के माध्यम से, नहीं तो पहले तमाम होता था कि भाई जब चेचक वगैरह निकलती थी तो गांव का गांव एकदम साफ हो जाता था। चेचक, हैया, ताउन, इस तरीके से तमाम बीमारियों का नाम आप जानेंगे। तो इस तरीके से तो ये RNA जो है, यही होता है कि RNA जो है, जो ये बैक्टीरिया और वायरस का जो है जेनेटिक होता है। तो यहाँ पे अच्छा, DNA को बनने में जो है
थोड़ा ज़्यादा समय लगता है कि भाई अभी तो ऐसा नहीं है ना, देखेंगे आप जैसे हम लोग शरीर में डीएनए है तो भाई एक पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी फिर आएगी, तो उसके बाद ना डीएनए का वो रोल होगा। और एक चीज़ और होती है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से डीएनए बन सकता है, आरएनए से आरएनए भी बन सकता है, और डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। और कैसे बन सकता है आप देखेंगे कि भाई डीएनए में जो आपका नाइट्रोजन बेस होता है उस पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं उसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। उसमें जो थायमिन के स्थान पे क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। जब यूरेसिल हो जाएगा तो आरएनए हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैसे कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो जैसे इसको कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन अभी पूछा जाएगा व्हाट इज द रिप्लिकेशन, तो आप बताएंगे कि फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, या फॉर्मेशन डीएनए फ्रॉम आरएनए, यानी डीएनए से डीएनए बनना या आरएनए से आरएनए बनना को रिप्लिकेशन कहते हैं। यानी डीएनए से अगर हम दिखाते हैं कि डीएनए बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन। या आरएनए से आरएनए बन गया तो इसको हम कहेंगे रिप्लिकेशन। ठीक है। अब उसके बाद तो होता है कि डीएनए से आरएनए भी बन सकता है। क्या बन सकता है, आरएनए भी बन सकता है, तो इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, डीएनए से जो है क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर कहेंगे तो इसमें हो जाएगा कि आरएनए से जो है आरएनए से क्या बन जाता है, आरएनए से बन जाता है डीएनए, ये बन जाता है। ठीक है। तो इसको कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ होता है फिर ट्रांसलेशन, एक होता है। क्या होता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में अब आरएनए से ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे जो ये संकेत दिखाया है रिवर्सिबल है, मतलब डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से डीएनए भी बन जाएगा, आरएनए से आरएनए बना, आरएनए से आरएनए भी बन जाएगा। ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे, लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन से आरएनए फिर नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही एरो दिखाया गया है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो डीएनए आरएनए में तो जनरली हम लोग उसके बारे में पढ़े हैं, तो जाने गए कि डीएनए मुख्य रूप से डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, मुख्य रूप से क्रोमोसोम्स में पाया जाता है ना। और जो जीन की खोज किया था जोहानसन नामक ने किया था। किसने किया था, जोहानसन। और जीन अपने आप में बहुत बड़ा जो है ब्रॉड है, लेकिन अब हम यहाँ जो है जितना कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से जानेंगे, बहुत ज़्यादा जानने के लिए, जैसे नीट वगैरह में जो बच्चे तैयारी करते हैं मेडिकल लाइन में, वो लोग उसको जानेंगे तो उसका बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे भाई अब पूछा जाता है कि भाई क्रोमोसोम्स है, सबसे क्या है, क्रोमोसोम, फिर उसके बाद डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जीन हो जाता है। क्या हो जाता है, जीन। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो अभी अब डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक। और डीएनए में जो आपका थायमिन पाया जाता है नाइट्रोजन बेस, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या जो होती है डीएनए में लगभग 40 से 50 लाख होती है, 40 से 50 लाख होती है। ठीक है। 40 से 50 लाख होती है। और इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 25,000 होती है। ठीक है, 1000 होती है, इसमें होती है आरएनए में। ये आरएनए में आप कितनी होती है न्यूक्लियोटाइड की संख्या, ये डीएनए हो गया आपका।
ठीक है, यहाँ देखेंगे। और अगर ये देखें कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पूरे वर्ल्ड की सूचना को अगर संग्रहित किया जाए तो 2 ग्राम केवल डीएनए में आप संग्रहित कर सकते हैं कि डीएनए अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना उसमें जीन है, अभी इतना लंबा उसका है वो जीन का जो खींचेंगे जब, जैसे ये आपका क्रोमोसोम्स वगैरह जो बन जाता है इस तरीके से हम देखते हैं, ये जो आपके क्रोमोसोम्स इस तरीके से जो बन जाते हैं, ये क्रोमोसोम अगर यहाँ से मान लीजिए ये है, अगर यहाँ से मान लीजिए इसको ऐसे करके ले जाया जाए और इसमें जो खींचता जाया जाए तो यहाँ पे जो ये संरचना बनती है इस टाइप की, तो यहाँ पे उसको खींचेंगे तो इतना लंबी संरचना हो जाती है कि हमारे जो ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यानी सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किमी, ठीक है। तो उन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि इतनी लंबी संरचना आप बना सकते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में जितनी सेल होती हैं, अरबों खरबों सेल होती हैं, और उस सेल में जितने न्यूक्लियस होते हैं सब में जीन होता है, तो उस तरीके से डीएनए होता है। तो उसमें उसको देखेंगे तो पृथ्वी से सूर्य को 300 गुना बार, कितना, 300 गुना बार जो है इतनी लंबी संरचना हो जाएगी एक आदमी के अंदर कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इतने लंबी जो है डीएनए होते हैं, यानी जी इतने लंबे डीएनए उसको खींचा जाए अगर तो इतना लंबा हो सकता है। तो ये तो अलग जानकारी के लिए मान लीजिए है कि इतना हमारे शरीर का ये डीएनए और जीन है। तो इस तरीके से डीएनए और जीन के बारे में हम लोग जाने तो आप देखेंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आजकल तो आप देखेंगे विदेशों वगैरह में क्या है भाई, जीन पे ही इतना रिसर्च हो रहा है, तमाम असाध्य रोगों, तमाम असाध्य बीमारियां हैं, या जैसे तमाम कैंसर से संबंधित या बहुत सारी बीमारियों पे भी खोज भी हो रही है, लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग जाने, और इतना ही पर्याप्त है। और फिर जो भी होगा तो कमेंट आप लोग करेंगे, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी पढ़ाया हुआ है वो आप लोगों के काम आता रहे। धन्यवाद।